बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खास तौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे जुड़ी जानकारियों से आप अपनी कृषि को उन्नत बना सकते हैं, साथ ही अपनी आमदनी में भी काफी इजाफा कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ खास विषय आज हम लेकर आए हैं जिस पर विस्तार से बातचीत होगी, साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है समन्वित कृषि प्रणाली योजना, और इसके साथ ही हम बात करेंगे मोटे अनाज की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो ईमेल के जरिए भी जब आप सवाल भेज रहे हैं तो ध्यान रखें कि सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। तो ईमेल के जरिए भी सवाल भेजने के अलावा व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कर ले हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800520717। ध्यान रखें कि सवाल के साथ साथ अपना नाम स्थान भी जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, शस्य विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर KC गुप्ता, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमारा आज का विषय है समन्वित कृषि प्रणाली, तो ये प्रणाली अपनाना किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें उनकी आमदनी में काफी इजाफा हो सकता है। लेकिन ये प्रणाली है किस प्रकार की, आइए सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर राजीव हमें समझाएं इस प्रणाली के बारे में जिसे हम कहते हैं समन्वित कृषि प्रणाली। मैं किसान भाइयों आपको मैं बताना चाहूँगा कि समन्वित कृषि प्रणाली का मुख्य जो उद्देश्य है, फसलों के साथ साथ जो घटक या इंटरप्राइजेज हैं उनको हम समाहित करते हैं। जैसे फसल के साथ साथ हम डेयरी है, मछली पालन है, बत्तख पालन है, मुर्गी पालन है, इन सब चीज़ों को जो है समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के अंदर हम समाहित करते हैं। इसे हम समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल कहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा समन्वित कृषि प्रणाली का मुख्य है कि हमारे जो किसान भाइयों को आय कैसे हम दुगुना करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम देखेंगे हमारी जो जोत है वो कम होती जा रही है। जो करीब 86% हमारे देश में जो किसान भाई हैं छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल 2.5 एकड़ के आसपास जो है जमीन उनके पास है जी। तो जिससे कि इसमें 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमारे किसान भाई किसे अपनी जो है फसल के साथ साथ अन्य जो घटक या इंटरप्राइजेज हैं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो मुख्य रूप से मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों के पास 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तो उसका एक मापदंड है, उसका 7000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एरिया हम फसलों को देते हैं, जो सीजन वाइज मौसम वाइज हम उसमें लगाते हैं। चाहे खरीफ मौसम की बात करें, रबी मौसम की बात करें, ग्रीष्मकालीन मौसम की हम बात करें, इन सब चीज के साथ साथ जो है उसमें 1000 मीटर स्क्वायर एरिया या 0.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल हम मछली के तालाब को मछली पालन के लिए हम देते हैं। और करीब 70 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हम डेयरी पालन के लिए देते हैं।
तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के हिसाब से हम 3 गाय की संस्तुति करते हैं, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल से ही हमको चाहे हरे चारे के रूप में चाहे सूखे चारे के रूप में हमको देना है। तो ये भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति ये मॉडल करता है और साथ ही अलग अलग घटक जब जोड़ते हैं बनिस्पत इसके कि किसी एक फसल की खेती करना, तो आपके मुनाफे की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। लेकिन इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। वर्तमान में किसान आधुनिक खेती के साथ ऐसा तालमेल बैठा रहे हैं कि वो कम भूमि में भी अच्छा मुनाफा कमा सकें, और इसमें कारगर है समन्वित कृषि प्रणाली। इसमें किसान फसल उत्पादन, पशुपालन, फल सब्जी उत्पादन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और वानिकी जैसी कई विधा एक साथ अपना सकते हैं। ये तकनीक छोटे या सीमांत किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। मछली पालन करने वाले किसान वो पशुपालन, इसके साथ बतख पालन, मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। मछली पालन के साथ 1 एकड़ के तालाब में 16 सूकर पाले जा सकते हैं। इसके अलावा मछली पालन के साथ तालाब में सिंघाड़े की खेती की जा सकती है। वहीं तालाब के किनारे केले की खेती भी की जा सकती है। इस व्यवस्था में एक विधा दूसरे के लिए पूरक का काम करती है, जिससे होने वाले खर्च में कमी आती है और मुनाफे में इजाफा होता है। इसी तरह किसान फसलों के बीच के हिस्से में अन्य फसलें लगाकर एक ही खेत में एक ही समय में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अंतर्गत लेयर फार्मिंग से भी लाभ कमाया जा सकता है। खरीफ सीजन में ली जाने वाली धान की फसल में किसान मछली पालन या बतख पालन करके भी अच्छी आय ले सकते हैं। इन सब के अलावा किसान फसल अवशेषों का बेहतर उपयोग करके मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी हाथ बढ़ा रही है। जी हाँ, तो समन्वित कृषि प्रणाली से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट आपने देखी है। ये बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मोटे अनाज के बारे में जानते हैं। डॉक्टर गुप्ता, हम ये साल अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मना रहे हैं। ऐसे में चाहे हम इसे मोटा अनाज कहें, पोषक अनाज कहें या फिर श्री अन्न कहें, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने इसे एक दर्जा दिया है श्री अन्न का, तो इसके मायने हमारे लिए क्या है, ये हम सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बहुत जो हमारा भारत देश है उसके प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया जी। अब ये चूंकि ये हमारा प्रस्ताव था और संयुक्त राष्ट्र सभा में 72 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि आमजन में जो भी हमारे आमजन है वो इसके स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक हो। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई है, जो लघु एवं सीमांत किसान की बात कर रहे थे हम, जो हमारे लगभग 86% लघु एवं सीमांत किसान हैं, तो वो भी इसकी खेती के प्रति जागरूक हो। तो हमारा उद्देश्य, जो कंधों पर जिम्मेदारी ये है, साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आम जन की जो थाली है उसमें ये शास्त्रीय अन्न हो या मोटा अनाज हो, ये आम थाली में हो, तभी इसका उद्देश्य पूरा हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हमारी थाली में मोटा अनाज पहुंचेगा, और जब हमारी थाली में पहुंचने लगेगा, हमारी तरफ से मांग बनने लगेगी, तो किसान भी इसकी खेती की ओर और भी ज़्यादा रुझान दिखाएंगे। खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और किसानों के लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद है, इसके पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ये समय खरीफ फसलों का है। देश के ज्यादातर हिस्सों में बुआई का काम पूरा हो चुका है और कहीं कहीं अब भी जारी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 23 जून तक ज्वार 0.31 लाख हेक्टेयर, बाजरा 9.81 लाख हेक्टेयर, रागी 0.26 लाख हेक्टेयर, छोटे बाजरा 0.49 लाख हेक्टेयर और मक्का की 7.59 लाख हेक्टेयर में बुआई की जा चुकी है।
मोटे अनाज ऐसी फसलें हैं जो कम संसाधन और कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी पैदावार देती है। भारत में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में इनकी खेती की जाती है। ये फसलें उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम संसाधन में उगाई जाती है। ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलें ज्यादातर मानसूनी बारिश पर निर्भर है। बारिश शुरू होने के साथ ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसकी बुआई करें। अच्छी पैदावार के लिए बुआई कतारों में करें। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। कीट व रोग लगने की दिशा में विशेषज्ञ से सलाह लें। जी हाँ, तो ये थी मोटे अनाज से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर राजीव, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि समन्वित कृषि प्रणाली में हम कई तरह के घटकों का समावेश करते हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे कि जो हमारा देश है वो कई तरह के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है और अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ अलग जगहों पर होती है। ऐसे में जब इन घटकों को शामिल किया जाता है तो उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये नीड बेस्ड है। जो स्थानीय रूप पे आपके पास जो रिसोर्सेज है उससे ही आपको करना है। और हमारा एक ICR का संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, मोदीपुरम मेरठ में, जो हमारे ICR के संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय हैं या कुछ कृषि विज्ञान केंद्र हैं जहाँ पे इनका जो है स्थापित किया गया है समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल। और इसमें सबसे मुख्य रूप से जो है, क्योंकि लोकेशन स्पेसिफिक की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जो कि एक जगह काम करेंगी तो दूसरी जगह नहीं करेंगी। तो एक तो हमारे किसान भाई प्रजातियों का ध्यान रख के उन्नतशील प्रजाति हो, और जहां से भी इसकी गुणवत्ता एक बीज लें, चाहे विश्वविद्यालय के द्वारा लें, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान के द्वारा लें, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, वहाँ से गुणवत्ता एक बीज लें, जिसकी आप ये सुनिश्चित कर लें कि उसका जो अंकुरण कम से कम आपको जो है धान्य वाले फसलों में, जैसे कि हम धान की बात करते हैं, चाहे गेहूं की बात करते हैं, मक्के की बात करते हैं, तो मुख्य कम से कम जो है आपका 80-85% जो है अंकुरण इसका अच्छा होना चाहिए। 98% के आसपास इसकी शुद्धता होनी चाहिए। एक तो प्रजातियों से संबंधित हो गया। दूसरा, इसके साथ साथ कुछ हम सब्जियां भी लेते हैं। बहुत सारी सब्जियां जो है कलरफुल आज कल मार्केट में आ रही हैं। तो जैसे अभी खरीफ का मौसम शुरू हो रहा, तो इसमें जैसे कि हम भिंडी की बात करते हैं, तो भिंडी में अभी आप देखेंगे, हरे वाले तो सारे लोग देखे हुए हैं कि इसमें एक लाल कलर की भिंडी जो है प्रजाति आई हुई है। और कलरफुल लेने से ये हमारे किसान भाइयों को होगा कि उसका जो मूल्य होता है औसत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है। एक तो इनका है, इसके साथ साथ जो लोबिया है सब्जियों में, कुकुरबिटेसी की जितनी, चाहे करेला की हम बात करेंगे, चाहे घिया की हम बात करेंगे, तोरी की हम बात करेंगे, तो इन सब चीज़ों को समय से बुआई करके और समय से तुड़ाई करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप समय से तुड़ाई नहीं करते हैं, ओवर एज हो जाता है, तो मार्केट प्राइस उसका जो है गिर जाता है। तीसरा, आपको ये देखना है कि जो भी हम समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के अंदर उगा रहे हैं, स्थानीय लेवल पे जो बाजार, ये भी आपको सुनिश्चित करना है कि बाजार हमारा अच्छा है कि नहीं है। क्योंकि बाजार को भी आपको दिमाग में रखना है, जिससे कि आपका आसानी से जो है सेल हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के थोड़ा सा मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर थोड़ा इसको 15-20 दिन समय से पहले अगर आप कर लेते हैं, तो आपको जो बाजार से मूल्य है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जब बाजार में ज़्यादा आवक होने लग जाती है, भाव ऐसे में भी गिर जाते हैं, तो समय से थोड़ा पहले अगर आप ला सके तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करें। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताएं। मेरा सवाल ये था कि समन्वित खेती में बहुत सारी चीजें आती हैं और बहुत सारी चीजों को जोड़ना पड़ता है। जिस परिवार में कम सदस्य हैं वो समन्वित खेती कैसे कर सकते हैं और उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, जानना था मुझे। थैंक यू। जी आइए जानते हैं, डॉक्टर राजीव बताएं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल जो है 5 से 6 मेंबर के लिए ही है, जिनके पास 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। आप 7000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फसल ले सकते हैं, जो आपके स्थानीय लेवल पे जो फसलें ली जाती हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो जिसमें प्रॉफिटेबल ज़्यादा है वही आपको घटक लेना है। जैसे खेती के साथ साथ डेयरी सबसे अच्छी आपका जो है आय का स्रोत है। दूसरा आपका जो घटक है फसलें हैं। तीसरा आपका है मछली पालन है। मछली पालन के बाद आप जो है बत्तख पालन की हम बात करते हैं मुख्य रूप से, ये सबसे अधिक जो है लाभदायक हैं। तो इनको आप ले सकते हैं, क्योंकि आप जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि समन्वित कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है, एक तो परिवार की जो सुरक्षा की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, फैमिली न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। दूसरा हम सॉइल हेल्थ की बात करते हैं, मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं। तीसरा इनकम इम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, यानी पूरे साल आपको रोजगार और उससे आमदनी आपको कैसे प्राप्त है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के करना है, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। बिल्कुल। तो ये तमाम जो लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति करता है समन्वित कृषि प्रणाली, और इसके बारे में और मोटे अनाज के बारे में हमारी बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम समन्वित कृषि प्रणाली और इसके साथ ही मोटे अनाज की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर hellokisan2015@gmail.com पर ईमेल भेजकर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज की हम बात कर रहे थे, जिसमें आपने बताया कि इसका जो हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रहे, इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि हमारी थाली तक ये पहुंचे। तो इसकी आवश्यकता क्यों है? पोषण के लिहाज से ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है? और अगर किसानों की बात करें तो उनके लिए इसका आर्थिक महत्व क्या है? मैं किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो या आम जन की जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी हमारी ये मोटा अनाज यानी मिलेट्स जो फसलें हैं जी, ये पोषण और उनके स्वास्थ्य लाभों के मामले में अद्वितीय हैं, मतलब बेजोड़ हैं जी। इनके बराबर जो पोषण तत्व हैं वो किसी अन्य फसलों में सामान्यतः नहीं मिलते। जैसे मैं बात करूं बाजरा की बात करूं तो बाजरा में प्रति 100 ग्राम जो अनाज है उसमें 4 से 8 मिलीग्राम आयरन होता है जी। यदि इसका प्रयोग हमारे जो भारतीय कुपोषित बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं उनकी भोजन थाली में हम करें तो उनमें एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति दिला सकते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी रागी एक फसल है मोटे अनाजों में, उसमें दूध से 3 गुना कैल्शियम होती है। उसका प्रयोग करने से बच्चों की जो हड्डियां हैं या उनके दांत हैं वो मजबूत बनते हैं। साथ ही साथ जितनी भी हमारी मोटा अनाज वाली फसलें हैं इनमें ये सभी ग्लूटेन फ्री होती हैं। अभी वर्तमान में काफी समय से ये चर्चा सीलियक नामक एक बीमारी चल रही है किसान मतलब आप जन में, तो चूंकि ग्लूटेन फ्री है तो इनका वो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और रही बात किसानों के लिए,
यदि ये आम जन में, आम थाली में इनका ये पहुंची मोटे अनाज, और जो पहुंच भी रही है, आपने देखा कोविड के बाद लोगों में काफी जागृति आई है पोषक तत्वों के प्रति अपनी थाली में। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी तो निश्चय ही किसान भाइयों की जो आय है उसमें स्थायित्व होगा। और साथ ही ये जो फसलें हैं, मोटे अनाज वाली फसलें, ये जो बदलते मौसम है उसके अनुकूल हैं। ये कम पानी में इनको उगाया जा सकता है, साथ ही साथ इन पर मौसम का प्रतिकूल असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। तो जो बदलते मौसम की परिस्थितियां हैं, यदि किसान भाई इसकी खेती के प्रति जागरूक हो या आकर्षित हो तो उनकी आय को हम स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं, उनकी आय को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि हम देख रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम की मार किसानों को बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है, तो इससे भी बचाव का एक तरीका है कि मोटे अनाज की खेती को अपनाया जाए। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। संजीव कुमार पटेल जी जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे को 1 एकड़ में मछली पालन और बतख पालन करना है। जी जी बिल्कुल, तो आइए जानते हैं ऐसे में क्या सुझाव देना चाहेंगे डॉक्टर राजीव, बताएं। आपको जैसा मछली पालन और बतख पालन करना है किसान संजीव जी, तो आपके जो जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, तो मछली के बारे में आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। आपके ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत तरह की मछली होती है, आप उत्तर भारत में देखेंगे मुख्य रूप से जो है कतला है, रोहू है और ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, मृगल, ये चीज़ें जो है लेते हैं मुख्य रूप से। क्योंकि आपको मछली पालन करने के लिए देखना है क्योंकि स्थानीय रूप से किन प्रजातियों का जो है बाज़ार में अच्छा भाव मिलता है, उन प्रजातियों को आप वहाँ पे जो है लगाएं। और आपको अच्छा होगा कि विश्वविद्यालय जो जबलपुर में है और आपके ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, जब बत्तख पालन की हम बात करते हैं तो बत्तख पालन में एक खाकी कैम्बेल प्रजाति है बत्तख, और इससे पर ईयर पर बत्तख जो है आप 280 से 300 अंडे प्राप्त कर सकते हैं। और कम से कम प्रति अंडा जो है 10 रुपये का जो है मार्केट में सेल होता है। और इसमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं उसमें जो हमारे डॉक्टर जो है संस्तुति करते हैं कि पोल्ट्री की जगह आप डक के अंडे लीजिए तो ये आपको जो है अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएगा। तो आप खाकी कैम्बेल प्रजाति नाम की जो है आप ले सकते हैं। इससे आपको अधिक से अधिक, सबसे बड़ी क्या है कि मेंटेनेंस इसमें बिल्कुल नहीं के बराबर है जी। तो खाकी कैम्बेल प्रजाति आप लें, आपको अधिक से अधिक एग भी मिलेंगे। और एक उत्पादन के पश्चात जैसे 4 साल 5 साल हो जाए, आपको लग रहा है कि अंडे कम उत्पादन हो रहे हैं, तो फिर जिस रेट में आप खरीदे हैं उसी रेट में आपकी बत्तख जो है सेल हो जाती है। तो ये ड्यूअल पर्पज के लिए है, आपको इससे लाभ ही लाभ मिलेगा, कोई हानि नहीं है बत्तख से। बिल्कुल, तो संजीव जी आपके सवाल का जवाब मिल गया और जान लिया आपने मछली पालन बतख पालन आप किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। और बहुत सारे दर्शक हैं जो व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। आइए कुछ ऐसे सवालों को यहाँ पे शामिल करते हैं। अंकुश साहा जी ने सवाल भेजा है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और वो जानना चाहते हैं कि बरसात के मौसम में कौन कौन से मोटे अनाज की खेती वो कर सकते हैं और साथ ही खेती के दौरान उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर गुप्ता क्या सुझाव देंगे? देखिए, बरसात, ये जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं सामान्यतः ये बरसात के मौसम में उगाए जाते हैं। जैसे ज्वार की खेती कर सकते हैं आप, बाजरा की खेती कर सकते हैं आप मक्का की कर सकते हैं, आप रागी की कर सकते हैं, आप कोडो की कर सकते हैं, चीना की कर सकते हैं। तो जो भी हमारे क्षेत्र के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए जो भी फसलें हैं, इनका हम बरसात के मौसम में कर सकते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात है किसान भाइयों को कि जो आपके क्षेत्र विशेष के लिए चाहे राज्य सरकार ने हो चाहे सेंट्रल लेवल से जो भी जो सिफारिश की गई किस्में हैं, उनकी वही किस्मों का काम मिले। और जब ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम जो जिस फसल की खेती कर रहे हैं तो उसको उचित बीज दर ही काम में लें। जैसे मैं ज्वार की बात करूं तो ज्वार में 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 7 से 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। अब किसान भाई यदि इससे अधिक बीज दर काम में रखते हैं तो निश्चय ही पौधों में जिस आपस में प्रतियोगिता होती है और उनकी उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
तो उससे एक तो किसान की इससे लागत बढ़ गई, क्योंकि बीज खरीदने में उसका पैसा इन्वॉल्व हुआ। तो वही बीज दर काम में लें जो कि किसान मतलब जो कि उसके लिए वांछित बीज दर है। बाजरा अगर फसल ले रहे हैं तो 4 किलो बीज पर्याप्त है, रागी ले रहे हैं तो आप 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त है। तो जो भी आपको सिफारिश की गई बीज दर है, वांछित बीज दर है, उतनी बीज दर लें। फिर जो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है किसी भी फसल की अधिकतम उपज तभी संभव है जब उसको वांछित मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति हो। सामान्यतः हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि ये जो कि मोटा अनाज वाली फसल है तो हम इनको कम मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। अब यदि कम मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति होगी तो कोई भी फसल अपना भरपूर उपज नहीं दे पाएगी। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि अपनी मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी की जांच के आधार पर ही आप पोषक तत्वों का प्रयोग करें। इससे लागत भी कम होगी। उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि इस मौसम में आप कई तरह के मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं। बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है और अपने क्षेत्र के अनुसार जो उन्नत किस्में हैं उन्हीं का चुनाव करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। आरुषि जी माफ कीजिएगा, हरी सिंह जी कपूरथला पंजाब से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरी सिंह जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब जी, रागी और कोतरा की बिजाई की हुई है और उसमें नदीन हो गया है, तो ये भी पूछना चाहते हैं कि इसमें खाद वगैरह कितनी डालनी है। जी देखिए, रागी में आपको मैं रागी की बात करूँ तो मैंने सबसे पहले अभी कुछ देर पहले बात करी। सबसे पहले हमें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग जो अपना सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, उसके आधार पर करना चाहिए। यदि आपने मृदा जांच नहीं कराई तो रागी फसल के लिए सामान्यतः 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करना चाहिए था। अब चूंकि आपने बिजाई कर दी तो पोटास एवं फास्फोरस का प्रयोग खड़ी फसल में नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं होता। अब आपने जो भी डाल दिया, नाइट्रोजन का उपयोग आप जो भी डाला उसकी आधी मात्रा आप लगभग 25 से 30 दिन बाद करें तो आपको भरपूर उपज प्राप्त। बिल्कुल हरी सिंह जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि समन्वित कृषि प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो इससे किसानों को किस तरह से आर्थिक लाभ है, इसके बारे में इसका जो गणित है वो आपसे समझना चाहेंगे। मान लेते हैं कि जो किसान है जो रबी, खरीफ या जायद में एकल फसल ले रहे हैं, उनके मुकाबले इसमें कितना शुद्ध लाभ हो जाता है किसानों को? इसमें मैं किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा जी कि मोस्टली हमारा जो क्षेत्रफल है राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम है, गेहूं धान जो पद्धति है, करीब 10.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम करते हैं। जो हमारे इसमें मुख्य रूप से जो शुद्ध आय के रूप में हमारे किसान भाई को प्राप्त होता है 1 लाख से लेके 1,25,000 तक शुद्ध आय के रूप में प्राप्त होता है जी। वहीं जब हम समन्वित कृषि प्रणाली के माध्यम से शुद्ध आय के रूप में हम देखते हैं तो 4 लाख से लेके 4.5 लाख तक हमारा शुद्ध आय प्राप्त होता है। दूसरा है कि जो 5 से 6 मेंबर जो फार्म फैमिली है जी, उनको पूरे साल रोजगार के रूप में जो मैंडेज की हम बात करते हैं तो एक परिवार को पूरे साल रोजगार के रूप में इसमें जो है उनको जॉब मिलता है, एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं। दूसरा शुद्ध आय के रूप में हम बात करते हैं। तीसरा जो जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं, इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि आप देखे होंगे हमारे किसान भाई के पिछले 2-3 सालों से जब भी हमारी फसल जो है कटाई के लिए तैयार है तो उस समय क्या होता है कि हैवी रेन बारिश हो जाती है, कहीं स्टोन्स पर जाते हैं तो हमारे किसान भाइयों की फसल बिल्कुल ही नुकसान हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर हमारी फसल नुकसान होती है तो दूसरे हमारे जो घटक हैं, चाहे डेयरी के रूप में पालन के रूप में, चाहे हमारे मुर्गी पालन के रूप में, चाहे बतख पालन के रूप में, तो इससे हमको प्रतिदिन समन्वित प्रणाली के माध्यम से जो है करीब 800 से लेके 1000 रुपया प्रतिदिन समन्वित प्रणाली के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को जो है शुद्ध आय के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि क्योंकि आप देखेंगे कि दूध का जो मूल्य है करीब 60 रुपया आपका जो है प्रति लीटर है और समन्वित कृषि प्रणाली यानी 3 गायों से हमको 30 से 35 लीटर दूध प्रतिदिन मिल जाता है। तो करीब 1800 से लेकर 2000 रुपया आपको दूध से प्राप्त हो गया। और
जो अंडे हैं 10 रुपये का हम सेल करते हैं, अगर कड़कनाथ का है तो हम 15 रुपये का करते हैं। तो प्रतिदिन हमारे पास 30 अंडे आ जाते हैं। तो 30 से 35 अंडे का अगर हम 10 रुपये का लेते हैं तो 300 रुपया हमको इससे मिल जाता है। तो करीब 2300 रुपया इससे हमको मिल गया। और मुर्गी के अंडे से हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को नटसेल में हम देखेंगे तो 2 से 2500 औसत हमारा जो है पर डे जो है प्रॉफिट होता है। अगर इसमें हम खर्चे कर दे तब भी हमारे किसान भाई को 1500 से लेके 1800 रुपया जो है प्राप्त हो जाता है। लेकिन औसत के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि 800 से लेके 1000 रुपया हमारे किसान भाइयों को शुद्ध आय के रूप में पर डे जो है लाभ प्राप्त होता लाभ मिलता है। बिल्कुल, तो आप समझ ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा लाभ इस प्रणाली से जुड़ा हुआ है। और अगर अभी तक आपने इसे नहीं अपनाया है तो उम्मीद है ज़रूर अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। विष्णु जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विष्णु जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। विष्णु जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है। जी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा कृपया। जी ठीक है ठीक है। बताएं। मैडम मैं ये पूछना चाहता। जी हेलो विष्णु जी, टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा, पूछे अपना सवाल। मैं ये सवाल पूछ रहा था कि मूंगफली के दाने छोटे कैसे बन रहे हैं, बड़े बनने चाहिए, बीज कौन सा यूज करना चाहिए? जी, तो मूंगफली के बारे में आप जानकारी चाहते हैं विष्णु जी। आज हम खास तौर पर समन्वित कृषि प्रणाली और मोटे अनाज की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं और समय समय पर ये विषय हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जब भी इस तरह का विषय हो हेलो किसान कार्यक्रम में तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और यहाँ पर सवाल हैं, इन्हें आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो कुछ सवाल यहाँ पर आए हुए हैं, कार्यक्रम में उन्हें शामिल करते हैं। जिसमें से सवाल भेजा है बॉबी सिंह जाट जी ने हाथरस उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल यह है कि हाइब्रिड बाजरा किस मूल्य पर और कैसे उपलब्ध होगा। तो डॉक्टर गुप्ता आप इन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हाइब्रिड बाजरा अगर इनको बिजाई करनी है तो बीज की बात करें तो हम ये करें कि ये हमारी जो भी है बीज उत्पादन संस्थाएं हैं वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर इनको खाने के लिए लेना है तो ये आसानी से सभी मतलब मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम ये करें कि हाइब्रिड बाजरा इनको कहाँ से प्राप्त होगा। ये किसी भी नजदीकी जो भी अनाज की दुकान है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इनको बिजाई करनी है तो ये अपने राजस्थान, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान राज्य बीज निगम है, उनसे संबंधित जो भी संस्थाएं, इसी तरह हर स्टेट की अपनी अपनी बीज उत्पादन संस्थाएं हैं तो वहां से ये प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बॉबी जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम समन्वित कृषि प्रणाली और इसके साथ ही मोटे अनाज की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए कुछ सवालों को यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए उत्तम भगत जी ने जमुई बिहार से। ये जानना चाहते हैं फिश फार्मिंग के बारे में। तो बताएं यहाँ पर डॉक्टर राजीव कि अगर मछली पालन करना चाहते हैं तो फिर कैसे शुरुआत करें इसकी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मछली पालन के लिए एक तो सबसे बड़ा हमारा भुवनेश्वर में जो है ICR का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी, जो वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा आपके विश्वविद्यालय है जो बिहार में 2 विश्वविद्यालय हैं, आप वहाँ से जो साबौर में एक बिहार कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से भी ले सकते हैं। और मुख्य रूप से मछली की जो जैसे आपका कतला है, रोहू है, मृगल है, ग्रास कार्प है, इन चीज़ों को आप लें। और इसके साथ साथ एक भुवनेश्वर से हमारी इम्प्रूव्ड रोहू निकाली गई है जी। तो अगर इसको भी लेते हैं, इम्प्रूव्ड रोहू में क्या है कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। 1 साल में करीब आपका 1 से लेकर 2 kg तक हो जाती है औसत। तो आप इनको ले सकते हैं और मीठे पानी में ये बहुत ही अच्छा ग्रो होता है। और मार्केट के रूप में आप देखेंगे तो कहीं भी आप ले जाएंगे स्थानीय लेवल पर तो 150 से 160 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है आपको जो है ये बिक जाएगा। और आपको जहाँ से भी आप मछली के बच्चे ले रहे हैं जो एडवांस फिंगर के रूप से, क्योंकि मछली के बच्चे में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे जो मर जाते हैं जी। तो थोड़ा सा एडवांस फिंगर लिंक्स के रूप में अगर आप इसको लेते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको जो है उतनी दिक्कत नहीं होती, मोर्टेलिटी भी कम होगी और फिश की वृद्धि जो है वो अच्छी होगी जी। तो इन सब चीज़ों को दूसरा है कि इनके जो खाने का है जैसे सरसों की खली है, चोकर है, ठीक है, तो इसके रूप में आप दें जिससे कि इनका वृद्धि जो है अच्छी से अच्छी हो और इन सब प्रजातियों को आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद है उत्तम जी इन जानकारियों का लाभ जरूर होगा। आपने जाना किस तरह से प्रशिक्षण लेकर आप मछली पालन की शुरुआत कर सकते हैं, साथ ही किन प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए और कैसे उनकी देखभाल करनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को यहाँ पर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता एक सवाल भेजा है राहुल सिंह जी ने और वो जानना चाहते हैं कि बाजरे की कौन सी किस्म है जो ज्यादा उपज देती है, तो आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, बाजरा के लिए जो सिफारिश की गई किस्म है वो RHB 173 है, RHB 177 है, RHB 223 है, RHB 228 है, RHB 233 है, RHB 234 है। इन किस्मों में से आप किसी भी किस्म का आप चयन कर सकते हैं और इनसे अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इन किस्मों में से कुछ किस्में हैं जैसे RHB 233 है, RHB 234 है। इन किस्मों की गुणवत्ता अन्य किस्मों से और भी अच्छी, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में जिंक है, अधिक मात्रा में आयरन है। ठीक है। इसके अलावा मैं चाहूंगी कि ज्वार और रागी की भी अच्छी किस्मों के बारे में बता दें, चूंकि किसान अभी इन फसलों को लेना चाहेंगे। जी जी। तो ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के लिए CSH जो संकर किस्म है तो उनमें CSH 16 है, CSH 18 है, CSH 23 है, CSH 25 है, इसी प्रकार CSH 27 है। यदि किसान भाई हमारी उन्नत किस्में लेना चाहते हैं, संकर नहीं लेना चाहते, तो CSB 15 है, CSB 17 है, CSB 20 है और CSB 23 है। और यदि रागी की बात करें हम तो GPU 28 है, GPU 48 है, VL 376 है, VL 379 है। इन किसी भी किस्म का आप चयन करके आप उपयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और डॉक्टर राजीव आपसे जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि जो समन्वित कृषि प्रणाली है उसमें जो घटक हैं अलग अलग वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कई बार तो एक दूसरे के पूरक के रूप में भी काम करते हैं, तो ये कैसे होता है? मैं चाहूँगी कि आप उदाहरण के माध्यम से हमें बताएं। जैसा कि मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम मैं फसल से शुरू करते हैं जी। जैसे फसल है, हमने मक्के के रूप में जैसे कुछ प्रजातियां हैं
कुछ बेबी कॉर्न जो शिशु मक्का के रूप में होती हैं। एक तो इनसे उत्पादन लेने के बाद इनको हम हरे चारे के रूप में पशुओं के लिए यूज कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास डेयरी है तो ये हरे चारे के रूप में। और बेबी कॉर्न एक ऐसी फसल है कि हमारे किसान भाई साल में 4 फसल ले सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि 40 से 45 दिन में पहली फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और 3 से 4 आप ले सकते हैं, और उसके बाद इसको हरे चारे के रूप में आप ले सकते हैं। इसके बाद मक्का है, इसको आप हरे चारे के रूप में ले सकते हैं। तीसरा है हमारे पास मछली पालन है। तो मछली पालन में जैसे कि आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन कम बन रहा है, इसमें स्मेल आ रही है पानी के अंदर, तो आप हमारे किसान भाई इसको फर्दर सिंचाई के रूप में आप ले सकते हैं। तो सिंचाई के रूप में लेने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो रासायनिक उर्वरक हम प्रयोग में लाते हैं तो पानी के अंदर हम, क्योंकि सरसों की खली, चोकर और डक के और पोल्ट्री के जो है बीड्स हैं, तो सिंचाई के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो रासायनिक उर्वरक को जो 15 से 20% हम जो है कम कर सकते हैं। ठीक। और जैसे कि डेयरी है, हमको दूध मिल रहा है, तो दूध के साथ साथ क्योंकि प्रतिदिन एक परिवार को कितना गैस चाहिए, तो उसके साथ साथ हमारे संस्थान में जो KYC मॉडल के रूप में है 2 घन मीटर में एक बायोगैस के रूप में है। तो उससे क्या होता है कि एक तो परिवार को हमको गैस मिल गया, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम खाना बनाते हैं, क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे तो 1100-1200 रुपये की गैस मिल रही है। दूसरा उसका जो सैलरी आता है वो जैविक के रूप में हम खेतों में जो है उसका प्रयोग कर लेते हैं। तीसरा उसको जो गोबर की खाद एक्सेस है तो उसको वर्मी कंपोस्ट या केचुए के खाद जो हम बोलते हैं उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उस केचुए खाद में जैसा कि आप देखेंगे कुछ वो फिर खेती में इस्तेमाल हो जाता है। जी हाँ, तो इसी तरह से बातचीत हमारी जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए पहले उनका सवाल ले लेते हैं। संतोष कुमार जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, हम मक्का और जौ साथ में दे सकते हैं? मक्का और जौ क्या साथ में ले सकते हैं? ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर गुप्ता बताएं। देखिए, मक्का और जौ अगर आपको साथ में लेना है तो आप जो सर्दियों का मौसम है उसमें लें, क्योंकि जौ के लिए ये मौसम अनुकूल नहीं है। अतः अगर इस मौसम में आपको मक्का बोना है तो केवल मक्का ही का प्रयोग कर सकते हैं, जौ का आप प्रयोग नहीं कर सकते। जी डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल आया है ईमेल के जरिए और जानना चाहते हैं आदित्य यादव जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से कि क्या इस समय बाजरे की बुआई करना उचित रहेगा? जी बिल्कुल, ये बाजरे के लिए सबसे उपयुक्त समय, क्योंकि पूरे देश में इस समय मानसून आ गया है। तो जैसे ही आपका मौसम खुले उस दिन आप बाजरा की बिजाई कर सकते हैं। लेकिन बस जो मैंने आपको किस्में बताई थी उन किस्मों की जब हम प्रयोग करें उसके साथ विशेष सावधानी हमको एक चीज रखनी है कि जो भी किस्म काम मिले उनका बीजोपचार अवश्य करें। क्योंकि आगे अगर मान लो हम अभी बीजोपचार कर दें तो आने वाली जो फसल है, हमारी जो फसल है उसमें कम तो कीड़े होंगे, कम बीमारियां होंगी, और साथ ही साथ हम जब दूसरे बीजोपचार करेंगे जैसे एजोटोबैक्टर से करें, PSP से करें, तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि बीजोपचार करने से एक तो किसान की लागत में कमी होती है, साथ ही साथ उसको भरपूर उपज मिलती है, तो कुल मिलाकर उसकी आमदनी में बिल्कुल कई बीमारियों से बचाव भी हो जाता है। डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने व्हाट्सएप के जरिए, लेकिन उन्होंने अपना नाम स्थान तो नहीं लिखा है। सवाल भेजा है कि मक्का में खरपतवार होने से कौन सी दवाई का छिड़काव करें? बहुत बिल्कुल सामयिक प्रश्न है। मक्का में देखिए, ये जो भी हमारी मोटे अनाज वाली फसल है, मक्का है, चाहे ज्वार है, चाहे बाजरा है, इनकी प्रारंभिक बढ़वार पर आपको खरपतवारों का निकालना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि इस समय हमने खरपतवार नहीं निकाले, प्रारंभिक बढ़वार जो 20 से 25 दिन की अवस्था है, तो इस समय यदि खरपतवार नहीं निकालते हैं तो खरपतवार फसली पौधों से प्रतियोगिता किसके लिए करते हैं? जल के लिए करते हैं, पोषक तत्वों के लिए करते हैं। कुल मिलाकर फसलों की उपज एवं गुणवत्ता को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए खरपतवार अगर मान लो हमको निराई गुड़ाई अगर हम कर सकते हैं, हमारे पास मजदूर उपलब्ध है, तो आप पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन पर करिए, और उसके बाद भी आवश्यक हो तो आप 15 दिन बाद पुनः हैंडो की सहायता से निराई गुड़ाई करें। लेकिन यदि हमें केवल खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है या हमारे पास मजदूरों की अनुपलब्धता है, तो आप एट्राजीन एक दवाई आती है। एट्राजीन का प्रयोग 1 किलोग्राम जो व्यापारिक उत्पाद है उसका 1 किलोग्राम
तो वो जो दवाई है उसको 600 लीटर पानी में घोलकर आप तुरंत बुवाई के बाद परंतु अंकुरन से पूर्व उसका छिड़काव कर दें। ध्यान रखने वाली बात है, खड़ी फसल में इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये कर सकते हैं जी। तो जाना आपने खरपतवार नियंत्रण किस तरह से की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को यहाँ पे शामिल करते हैं। और डॉक्टर राजीव, एक सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है, नाम नहीं लिखा है, लेकिन सुंदरगढ़ ओडिशा से उनका सवाल है कि उन्होंने फिश की हैचरी के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनका कहना है कि 6 महीने हो गए हैं लेकिन सैंक्शन नहीं हुआ है और अब वो चिंतित है कि कहाँ संपर्क करें या क्या करें। तो ऐसे में क्या किया मैं किसान भाई आपको बताना चाहूँगा कि हर जिले में, स्टेट के हर जिले में सहायक निदेशक मत्स्य होते हैं। आप उनसे संपर्क करिए और उनके थ्रू मछली को प्रमोशन करने के लिए सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो आप वहाँ पे संपर्क करेंगे और उनके थ्रू अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको आसानी से लोन उपलब्ध हो जाएगा और मछली पालन आप शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे दर्शक शिवानंद जी ने ये सवाल भेजा था उड़ीसा से और उम्मीद है शिवानंद जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए हमारे कॉलर का रुख करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद कुमार जी बस्ते उत्तर प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अरविंद जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैडम, मधुमक्खी पालन के लिए जी बस्ती से बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश से। जी जी बताएं। कहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी, क्या लाभ होगा, कैसे? जी जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर राजीव। हाँ, मैं विनोद जी, अरविंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस्ती में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है जी, तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जो प्लांट प्रोटेक्शन के वैज्ञानिक हैं तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा आपके बगल में विश्वविद्यालय है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी आप हनी के बारे में जो है संपर्क कर सकते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, क्योंकि जो एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान के लोग हैं इस पे आपको अच्छी जानकारी देंगे, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। हनी बी को आपको ये भी देखना है कि कब आपको लगाना, क्योंकि उस समय फ्लावर्स जरूरी है। जैसे रबी की हम बात करते हैं उस समय सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है, तो हनी बी आपका अच्छा आएगा। जैसे सूरजमुखी का है, तो इस तरह की फसलें लेना है जिसमें फ्लावरिंग अच्छी हो आपके क्षेत्रफल में, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और पर बॉक्स की जहाँ तक कास्ट है, लागत है,
आपको 3500 से 4000 रुपये का एक बॉक्स मिलता है और एक बॉक्स आपको जो है 4 से 5 साल चलता है और उसमें करीब करीब आपको 6 से 8 किलो जो है, अगर अच्छी फ्लावरिंग फसल आपकी है तो आपको शहद मिल जाता है। जी जी बिल्कुल। तो अरविंद जी, मुझे उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे और मधुमक्खी पालन करके सफलतापूर्वक अच्छी आमदनी आप कमाएंगे। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल भेजा है डॉक्टर गुप्ता, हमारे एक दर्शक ने, अवनीश त्यागी जी ने, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। वो जानना चाहते हैं कि बाजरे की फसल को नील गाय से बचाने के लिए कौन से केमिकल का उपयोग किया जा सकता है? अविनाश जी, ऐसी तो कोई केमिकल का अभी तक मैं तो कोई ऐसा केमिकल कोई सिफारिश नहीं की गई है कि नील गाय के लिए। आप नील गाय के लिए आप बाउंड्री के जो अपना खेत की बाउंड्री है उस पर फेंसिंग कराएं, तो उससे ज्यादा बेहतर है अपन केमिकल्स का क्यों उपयोग करें। जी, तो आप उसकी फेंसिंग कराएं, फिर आप नील गाय से आसानी से बच सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर गुप्ता, मोटे अनाज की सफलतापूर्वक खेती के लिए और किसानों को बेहतर आमदनी के लिए आप और क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं पुनः एक बार फिर यही बात कहना चाहूंगा कि मोटे अनाजों की अगर खेती है, उसकी सफलता है, तो वो किसान को सही तो किस्म का उपयोग करना है जी, उचित बीज दर काम में लेनी है, सही समय पर जो भी सिफारिश की गई है उस समय पर बिजाई करनी है, उचित ज्यामिति रखनी है, मतलब कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी उतनी रखनी है, सही बीजोपचार करना है और सही मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग करना है। तब ही किसान उससे भरपूर उत्पादन ले सकता है और वो अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। जी हाँ, तो मोटे अनाज की खेती आसानी से की जा सकती है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएंगे तो बेहतर मुनाफा होगा। डॉक्टर केसी त्यागी, आपने बहुत अहम जानकारियां दी इस कार्यक्रम के दौरान। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि समन्वित कृषि प्रणाली, जैसे कि आज के कार्यक्रम में आपने बताया कि किसानों के लिए कितना लाभदायक है, ऐसे में इसके लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? क्या किसानों को अनुदान की सुविधा मिलती है इसके लिए, क्योंकि इसमें निवेश भी करना पड़ता है अलग अलग घटक जोड़ने के लिए, तो ऐसे में किस तरह के विकल्प हैं किसानों के पास? स्पेसिफिक आपको मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि जो हमारा संस्थान मोदीपुरम मेरठ में है, उससे ऑन फार्म एंड ऑफ फार्म, यानी जो संस्थान के केंद्र है वहाँ और जो किसानों के यहाँ बहुत सारे उसके थ्रू चलाए जा रहे हैं। दूसरा ये है कि मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के नाम से कोई इस तरह का जो परियोजना या प्रोजेक्ट नहीं है, तो लेकिन दूसरे जो अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे RKBY की हम बात करेंगे, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करेंगे, चाहे हार्टिकल्चर मिशन की बात करेंगे, चाहे आत्मा की बात करेंगे, चाहे हर जिले पे सहायक निदेशक मछली पालन है और CBO है जो वेटनरी के, तो इन सब चीज़ों को जो है हमारे किसान भाई एक एक लोगों से मिल के और एक एक घटक, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 6-7 कंपोनेंट या इंटरप्राइजेज लेना है, उसमें से जो प्रॉफिटेबल है, जैसे फसल है, फसल के साथ आपकी डेयरी है, डेयरी के साथ आपका जैसे ये डक ले सकते हैं, बत्तख ले सकते, मुर्गी पालन ले सकते हैं, मछली, तो 2-3 चीज़ों को आप लीजिए जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और इस योजनाओं के थ्रू जो है आप अपने यहाँ स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर इनके लिए जानकारी का होना भी आवश्यक है, तो प्रशिक्षण की किस तरह की व्यवस्था है? प्रशिक्षण के लिए जैसा कि मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के साथ साथ हर जिले में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और वहाँ पे हर जगह आपको सस्य वैज्ञानिक हैं स्पेशलिस्ट के रूप में, तो हमारे किसान भाई वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं। और इसमें एक और घटक हम बताना चाहेंगे कि उसके लिए बहुत ज़्यादा न मृदा की जरूरत है न बहुत अच्छे उसके लिए जैसे मशरूम के हम करते हैं, वो भी एक घटक हमारे किसान भाई ले सकते हैं। और गेहूं के भूसे के साथ साथ उसमें बहुत सारे मटेरियल होता है, उसमें आप ले सकते हैं और उसका जो एक बार आप लगाएंगे 3 से 3.5 महीने तक चलती है, उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग के बाद उस मटेरियल को एज ए जैविक के रूप में आप खेतों में डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेने से, क्योंकि प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, छोटे छोटे चीज़ है और इन पे आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सी
चाहे बागवानी की बात करें तो कौन सा पौधा किस महीने में लगाई जाती है, उसका क्या पैकेज एंड प्रैक्टिसेज है, कौन सी फसल कब लगाई जाती है, कौन सी सब्जी। तो ये जानकारी होने से आपको ये फायदा होगा कि एक तो समय से आप लगाएंगे और उसको अधिक से अधिक आप मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। नुकसान की आशंका कम हो जाएगी और मुनाफे की गुंजाइश बढ़ जाएगी अगर प्रशिक्षण ले लेंगे, यानी कि आपके पास अगर तमाम जानकारी होगी तो। डॉक्टर राजीव, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें आज के इस कार्यक्रम के दौरान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाना या फिर मोटे अनाज की खेती को अपनाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये आपके पोषण सुरक्षा के साथ साथ आपकी आमदनी में भी इजाफा कर सकता है। तो हमें उम्मीद है कि इन्हें आप जरूर अपनाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, आपको कल के विषय के बारे में आप बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के दौरान जो विषय रहेगा वो रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और धान की फसल का प्रबंधन। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर कल चर्चा की जाएगी इस कार्यक्रम के दौरान। इस बीच आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से आप अपना सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं इनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इनके साथ जुड़े रहें और अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे और तमाम एपिसोड्स आप वहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।